टू। चैप्टर 1 का मैंने अपडेटेड वाला शेयर किया है, ग्रुप में देखा है ना। कल अंडर राइटिंग का भी आंसर अपडेट करके मैंने दिया है। चैप्टर 2, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर बोलो। 151। हेडिंग क्या था? दिख रहे क्या? फिर क्यों ये क्यों चेंज किया बैकग्राउंड? Is this visible? Is this visible, online students? Or should I change the color? Hello. कहाँ है कलर ये? ये पेन का है ना? ये ठीक है ना? ये था ना? ठीक है। ठीक है, हेडिंग पढ़ो। प्रिपरेशन ऑफ one, which is statement of profit and loss. Second is balance sheet. Balance sheet, this is as per what? As per schedule 3 of Companies Act 2030. ठीक है, order these two. Financial statements, yes or no? If you remember the accounting cycle, what is the accounting cycle? Accounting cycle is an art of recording, which is journal, classifying in ledger, summarizing in trial balance, next, and reporting of financial statements. Yes or no? ट्रायल बैलेंस के बाद जो बैलेंसेस आएगा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करके अलॉन्ग विथ नोट्स ऑफ अकाउंट्स इन्वेस्टर्स स्टेक होल्डर्स को देगा। क्या बोला है? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब कौन है सर? हाँ, स्टेक होल्डर्स इज अ ब्रॉड टर्म, इसमें बहुत सारा आएगा। शेयर होल्डर्स आएगा, एम्प्लॉइज आएगा, वेंडर्स आएगा, कस्टमर्स आएगा, ठीक है, सब लोग आउटसाइडर सब बोल सकता है। दोज हु आर इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद दिस कंपनी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आउटसाइडर्स हु हैज इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, कोई जैसा भी हो सकता है।
एसोसिएट होना चाहिए, उसको ही स्टेक होल्डर बोलेगा। जिसका रिलेशन नहीं है उसको नहीं बोल सकते। यस और नो? सो दिस इज अ ब्रॉड टर्म, बोलना पड़ेगा। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस चीज के लिए? स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं। सिर्फ शेयर होल्डर्स बोलने से गलत हो जाएगा बहुत। ठीक है सर, वेंडर्स को क्यों चाहिए? वेंडर्स को भी चाहिए, यस और नो, क्योंकि उन लोग को हम पैसा देना चाहिए ना। यस और नो? कंपनी कुछ फाइनेंशियल पोजीशन उन लोग को जानने का जरूरत है कि नहीं? यस, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। परफॉर्मेंस किस स्टेटमेंट सिग्निफाई करेगा? P&L, दैट इज परफॉर्मेंस। पोजीशन, बैलेंस शीट, दोनों का डिफरेंस क्या है? परफॉर्मेंस और पोजीशन में कुछ एग्जांपल बोल सकते हैं? ईयर, वेरी गुड। फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का प्रॉफिट कितना है? मैंने जब से बिजनेस स्टार्ट किया, एग्जांपल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2000 में, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, यस और नो? अभी 2025 में हूं, यस और नो? परफॉर्मेंस बोलेगा तो हर एक साल या हर एक क्वार्टर, लिस्टेड कंपनीज क्वार्टरली रिपोर्ट करता है। क्या करता है? क्वार्टरली बुक्स क्लोजिंग करता है लिस्टेड कंपनीज एज पर सेबी गाइडलाइंस। समझ गया? क्वार्टरली करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसलिए अनाउंस करता है कंपनीज, ठीक है? तो फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ P&L और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इन केस ऑफ नॉर्मल proprietorship, partnership, you can say. Yes or no? Yes or no? बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। इसका एग्जांपल बताओ, मतलब इसका रेलेवेंस बताओ इन कॉन्टेक्स्ट विद डिफरेंस फ्रॉम P&L। P&L से कैसे डिफरेंस है वो? एज ऑन ए स्पेसिफिक डेट, मतलब it will be the position from the beginning, from the starting of the business till date. Yes or no? एग्जाम्पल, मेरा बैलेंस शीट में कुछ दिख रहा है एसेट्स, दैट एसेट्स, एग्जाम्पल मैंने जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया एक लैंड खरीदा है, yes or no? वो लैंड सिर्फ एक साल दिखाएगा क्या? नहीं, हर साल दिख के आता है। आज मैंने जब खरीदा है उसका वैल्यू कुछ 1 लाख है, यस और नो? मेरा अभी उसका लैंड वैल्यू बढ़ के उसका मार्केट वैल्यू कुछ 50 लाख हो गया। 25 ईयर्स ना होगा, तो ये 50 लाख मतलब क्या था? एक साल का है क्या? नहीं, पोजीशन एज ऑन डेट। ये भी हो सकता है कुछ लैंड मैंने बीच, ये 1 लाख लैंड 2010 में भी मैं बेच सकता हूँ, ये सुनो, मैंने बेच दिया होगा, वो भी हो सकता है। तो एज ऑन डेट नहीं दिखेगा वो, ये सुनो। कुछ स्टार्टिंग से कंटिन्यू होगा, कुछ बीच में खरीदा होगा, कुछ बीच में बेच दिया होगा, यस और नो? दिस इज एज ऑन डेट पोजीशन, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस टिल डेट, यस और नो? दिस इज माई एसेट्स टिल डेट, दीज आर माई लायबिलिटीज टिल डेट। ये लायबिलिटी कब का है, कब का है पता नहीं, साल देखना पड़ेगा कौन सा साल का। लेकिन P&L में कुछ आइटम रिकॉग्नाइज करोगी, ये एक्सपेंस किस साल का है? करंट ईयर का है। ये इनकम किस साल का है? करंट ईयर का है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? दिस इज द बेसिक डिफरेंस यू शुड नो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन बोलने से क्लियर? स्टेटमेंट ऑफ P&L सिग्निफाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। सो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड बोलेगा, यस और नो? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द क्वार्टर एंडेड, ऐसा बोलेगा, यस और नो? बैलेंस शीट हमेशा फॉर द ईयर एंडेड नहीं बोलना है, वो गलत हो जाएगा। बैलेंस शीट एज ऑन डेट, कुछ डेट देगा, यस और नो? क्लियर? बैलेंस शीट किसी दिन का भी बना सकते हो। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, बैलेंस शीट एज ऑन 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, ऐसा कभी भी पर्टिकुलर डेट में बना सकते हो, यस और नो? P&L तो एक पीरियड, एग्जाम्पल 1 महीने का बना सकते हो, 2 महीना, 3 महीना, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स,
10 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स भी बना सकते, ठीक है। क्लियर, डिफरेंस समझ गया? 18 नहीं है, लेकिन है, प्रोविजन है बनाने का, लेकिन जनरली सब आजकल सब लोग लिस्टेड कंपनी से तो क्वार्टरली बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस समझ गया? स्टेक होल्डर समझ गया? ठीक है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ ये दो है क्या? नहीं, और क्या क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस और नो? एक और है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एफएम में कवर हो गया, ये हो गया पूरा, तो मेरा चैप्टर 3 हो गया। तो बोल सकते हैं मैं डायरेक्टली लास्ट 5 अटेम्प्ट का सम्स करवा देता हूँ, आप लोग डायरेक्टली देख लीजिए, ठीक है। एफएम में अगर कवर हो गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, सिंपल चैप्टर है बेसिकली, ऐसा नो। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ से बिगिन होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नेक्स्ट फाइनेंसिंग। जो बैलेंस आएगा ऐड, हाँ ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो जो आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस सर। ये तीनों अगर पता है तो मेरा 3rd चैप्टर हो जाएगा, ऐसा नो। उसमें ऑपरेटिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता है, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड पता है, हाँ बस डायरेक्टली हम लास्ट 5 आइटम्स का सम्स कर लेंगे और चैप्टर क्लोज करेंगे, ठीक है। अभी इफ यू ऑब्जर्व फर्स्ट चैप्टर में हमने अकाउंटिंग देखा, क्या कैसे करना है वो करना है, यस और नो। ग्रुप 1 में हम नॉर्मल जर्नल लेजर ये सब देखा, यस और नो। अभी कंपनी में कैसे एडिशनली शेयर इश्यू कैसे करेगा वगैरह वो सब चैप्टर 1 में देख लिया, यस और नो। तो फाइनली अकाउंटिंग साइकिल हमको पता नहीं, डू यू एग्री और नॉट? यस और नो? यस और नो? यू नो हाउ टू फॉर्म जर्नल, हाउ टू पास ए जर्नल एंट्री, yes, you know how to pass a journal entry, right? Then to ledger, posting to ledger, you know, you balance the ledger, you get some balance, debit or credit, you prepare trial balance to check arithmetical accuracy, yes or no? Yes or no? Trial balance will tally generally, yes. That from that trial balance you have to prepare financial statements. In group 1 we have seen for preparation of financial statements for, if you have not seen I don't know, but in group 1 we have covered already. I mean in the last batch I have covered. If you see the syllabus, you can see for proprietorship, partnership we have seen कैसे बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दिस इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. सो कंपनी को कैसे बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द टारगेट. सो देर आर you have said statement, P&L, balance sheet and consolidated financial statements. These two along with notes to accounts. There is a notes to accounts also. Okay. These two are covered in chapter 2. Cash flow is covered in chapter 3. Clear? Clear? First 3 chapters basically accounting cycle पूरा clear करेगा. समझ गया? Any doubts here? No. Very good. इंट्रोडक्शन में आ जाओ. आया? ये इंट्रोडक्शन सब घर में जाके देख लेना एक बार, ठीक है. मैं सिर्फ मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसका एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है. सेक्शन 240 पढ़ो इसको. जुगंदर रीड. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो. includes balance sheet as on particular date, or basically here end of the financial year, basically which is 31st March of some year. Yes or no? Next.
हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी देखा है, ग्रुप 1 में होगा ये। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स और एनी अदर एनेक्जर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ भी अटैच करेगा वो नोट्स के और एनेक्जर के फॉर्म विल फॉर्म पार्ट ऑफ द एनेक्जर्स। समझ में आ रहा है? सो क्यों अटैच करना है? इन्वेस्टर को एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ भी हाइड नहीं करना है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन दो प्रॉब्लम नहीं है, कम इंफॉर्मेशन देगा उसके वजह से उसका डिसीजन चेंज हो सकता है, विच इज कॉल्ड मेटीरियलिटी। समझ गया? मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करने से इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता है, तुम डिस्क्लोज करने से। समझ गया? इसको डिस्क्लोज नहीं किया तुमने, एग्जाम्पल कुछ आइटम, कुछ इवेंट हुआ है कंपनी में, एग्जाम्पल कुछ फ्लड आ गया एक लोकेशन में, उसमें कुछ लॉस हो गया, कुछ 50 लाख कुछ लॉस हो गया उस फैक्ट्री में वगैरह, कुछ स्टॉक कुछ हो गया, ठीक है, ड्यू टू फ्लड डैमेज हो गया, मतलब बेसिकली वो वाटरी हो गया, उसको सेल नहीं कर सकते। समझ लो, है कि नहीं? अभी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है क्या? अभी कारण कल जितना प्राइस है उसी प्राइस में इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, ऐसा ना, मार्केट प्राइस घट जाएगा, ऐसा ना, लॉस आ गया ना कंपनी को बेसिकली। ये अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा तो उस पीरियड का सेल्स इफेक्ट होगा, ऐसा ना, उस पीरियड का सेल्स प्रॉफिट सब इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट होगा तो तुम छुपा दिया इनडायरेक्टली, तुम छुपा के एज इट इज ये इवेंट को छुपा दिया तो इन्वेस्टर को पता नहीं चलेगा तो वो इन्वेस्ट कर दिया तो ये सर। तो इसलिए जो भी फॉर बेटर प्रेजेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी जो भी दिखाएगा कुछ एनेक्जर के फॉर्म में, कुछ नोट्स के फॉर्म में, ये सब नोट्स टू अकाउंट्स बोलता है, ठीक है, देना पड़ेगा। हाँ, थेफ्ट भी हो जो भी हो उसके लिए एक एक्सेप्शनल आइटम बोल के कैटेगरी है P&L में, एक्सेप्शनल आइटम। तो शेयर जो स्टेक होल्डर है उधर जाएगा, वो इस साल में कुछ एक्सेप्शनल आइटम है क्या, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है क्या, वैसा कुछ देखेगा। एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स आर नॉट रिलेटिंग टू रेगुलर बिजनेस, ठीक है, उसका पर्टिकुलर एक सेक्शन है, वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है, ठीक है, उधर दिखाना पड़ेगा। क्लियर? क्यों? इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है सब चीज़ में। क्लियर? हाँ, अभी नोट्स टू अकाउंट्स आपका सिलेबस में चैप्टर 2 में ये इसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी देना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एनी डाउट्स टिल नाउ? नो? नेक्स्ट, बाकी सबका एक बार देख लेना, कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस है, एक बार पढ़ने से नॉलेज के लिए अच्छा है, 2 मार्क्स भी मिल सकता है कहीं से भी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आ जाना जुगांता। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा पेज नंबर? 153। हाँ बोलो। हाँ, हाँ, मतलब कुछ फॉर्मेट, कुछ फॉर्म, कुछ डिफाइंड, कुछ फॉर्मेट नहीं होने से क्या हो सकता है? एनीवन? कुछ डिफाइंड फॉर्मेट का जरूरत क्यों है? क्यों? एग्जाम्पल बताओ। सेम इंडस्ट्री में 2 कंपनीज है, समझ लो, यस और नो? यस और नो? कुछ फॉर्म मतलब कुछ फॉर्मेट नहीं है, कैसे भी दिखा दो, एसेट साइड एसेट्स कुछ, या लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी। मैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ परमानेंसी फॉलो करता हूँ, तो परमानेंट एसेट्स मैं पहले दिखाता हूँ, नीचे लिक्विड एसेट्स दिखाता हूँ,
ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है ना, दोनों दो है। क्या था डिफरेंस इसका? पहले मतलब ये सोल प्रोप्राइटर में फॉलो कर सकता है लायबिलिटीज एसेट्स, यस और ना। पहले अगर फिक्स्ड एसेट्स दिखेगा इसको ऑर्डर ऑफ परमानेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर इधर शेयर कैपिटल वगैरह ये सब आएगा, इधर करंट लायबिलिटीज आएगा, ठीक है। वो रिवर्स है, करंट एसेट्स पहले दिखा दो, फिक्स्ड एसेट्स नेक्स्ट दिखा दो, इसको ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बोलता है, ठीक है। ऑर्डर का जरूरत नहीं है इधर, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मेट क्यों चाहिए? अगर डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, समझ लो दो कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल में दो मेडिसिन कंपनीज है, मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन, समझ गया, ठीक है। कुछ फॉर्मेट नहीं है, वो उसके हिसाब से दिखाएगा, मैं मेरे हिसाब से दिखाऊंगा। शेयर होल्डर कंपेयर कैसे करेगा? पहले समझेगा कैसे, यस और नो। अभी कुछ डिफाइंड फॉर्मेट है, ओ अच्छा, इधर तो पहला ये एग्जाम्पल, ये फॉर्मेट में तो हमेशा पहला शेयर कैपिटल आएगा, तो मुझे शेयर होल्डर को पता है डायरेक्टली खोलने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला आइटम शेयर कैपिटल दिखना चाहिए, डायरेक्टली उधर जाके शेयर कैपिटल देखेगा, यस और नो, यस और नो। रिजर्व्स कितना है शेयर कैपिटल के नीचे होगा, वो कंपनी के पास जितना, जिसमें ज़्यादा रिजर्व्स है उसमें इन्वेस्ट करूंगा, जिसमें कम रिजर्व्स है उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, यस और नो, कंपैरेटिवली, यस और नो। डिबेंचर्स कहाँ पे है? उसके नीचे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, उसके नीचे डिबेंचर्स होगा। वो इस कंपनी में लोन कैपिटल भी है, मतलब केडी भी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से बोले केडी भी है कैपिटल स्ट्रक्चर में। वो इस कंपनी में तो लोन ही नहीं लिया, और ऊपर से इस कंपनी में बहुत रिजर्व्स है, यस और नो। तो दो साइड बाय साइड रख के कंपेयर करने से ही तो वो इन्वेस्ट कर पाएगा, यस और नो, यस और नो। अगर सोच लो ये कुछ फॉर्मेट नहीं है, शेयर कैपिटल में पहले दिखा दिया, तुरंत मैं क्रेडिटर्स दिखा दिया, यस और नो, तो उसके बाद मैं कुछ और दिखा दिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कुछ दिखा दिया, उसको ये ढूंढेगा अभी शेयर होल्डर, ये रिजर्व्स कहाँ रहे, कहाँ रहे, कहाँ रहे, सोच के कहाँ दिखेगा वो, उसको कहाँ मिलेगा, वो ढूंढना पड़ेगा, यस और नो। अभी फिर ढूंढ के इसको कंपेयर करना है, ये कहाँ दिया पता नहीं, ये बंदा कहाँ दिया पता नहीं, ये बंदा कहाँ दिया पता नहीं, कैसे कंपेयर करेगा? प्रॉब्लम होगा, यस और नो। डू यू एग्री विथ दिस? सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। सो कंपनीज एक्ट via schedule 3 it is mandating all the companies to follow the specific format while publishing the financial statements. Clear? हाँ, next पढ़ो। शेड्यूल 3 में कितना डिविजन्स है? 3 डिविजन्स है। डिवीजन 1, दिस इज इंपॉर्टेंट, डिवीजन 2, डिवीजन 3, ठीक है। डिवीजन 1 क्या था, पढ़ो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भूल गया तुमने, मेन वही था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसको अप्लाई होगा, समझ गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसको अप्लाई होगा उन लोग ये फॉर्मेट में देना है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा क्या था दूसरा? इंड एस है। क्या था? इंड एस जिसको अप्लाई होगा वो शेड्यूल 2 के हिसाब से देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इन दोनों के क्या डिफरेंस है? पहले ये था सभी लोग का, उसके बाद धीरे धीरे इंड एस में शिफ्ट हो रहा है। पहले इनिशियली कुछ कंपनीज को किया है, ये एमसीए ने नोटिफाई किया कुछ टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को लाया था। उसके बाद फेज वाइज अभी इंडेस में ला रहा है, लिस्टेड कंपनी सब इंडेस में आएगा, ठीक है ऐसा। इसके लिए कुछ ये मतलब इसके लिए लिमिट्स है, टर्नओवर लिमिट्स, ठीक है वगैरह लिमिट्स है। उस लिमिट के हिसाब से इसमें क्या कैटेगरी में फॉल होगा, इसमें फॉल होगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी टू कंपनी वेरी होगा। थर्ड, दिस इज फॉर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज इन योर सिलेबस बट इससे क्वेश्चंस नहीं दे रहा है, ठीक है। आपका मॉड्यूल में ही क्लियरली बोल दिया था
दिस विल बी कवर्ड इन फाइनल, ठीक है, फाइनल में कवर होगा। तो मेजॉरिटी इसमें ही आप लोग का क्वेश्चंस दे रहा है, ठीक है, क्लियर। अभी फिर डिवीजन 1 में पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 क्या था, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है। पार्ट 2 इस P&L कैसे प्रिपेयर करना है। सिर्फ डिवीजन 2 में भी पार्ट 1 पार्ट 2, इसको नोट कर लेना उसके बगल में। दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज P&L, मीन्स बैलेंस शीट एज पर Ind AS, P&L एज पर Ind AS। दिस इज बैलेंस शीट एज पर AS, P&L एज पर AS। AS मतलब कंपनीज रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से। दिस इज AS, दिस Ind AS इज नथिंग बट IFRS का इंडियन वर्जन है। क्या था, IFRS, IFRS इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, अगर किसी कंपनी ग्लोबली कम्पीट करना है, ग्लोबल में कुछ मतलब फॉरेन में कुछ ब्रांचेस है, तो उन लोग को अगर IFRS कंप्लाई करना है तो पहले क्या होता है, IFRS अप्लाई होता है, ठीक है। अभी इंडिया ने क्या किया था, ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस इन इंडिया, उसको एडजस्ट किया IFRS को। IFRS को एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर सकता है, तो इंडिया ने कुछ चेंजेस करके Ind AS बनाया था, ठीक है। Ind AS ये कहाँ पे, ग्रुप 1 में है Ind AS? नहीं है, ग्रुप 1 में नहीं है, कहाँ नहीं है, नहीं है क्या, ये है क्या, ये ग्रुप 2 में आएगा, लास्ट चैप्टर में देख लेंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हाँ नहीं, दैट इज बेसिकली दोज आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये सब लोग मतलब ये सब लोग एक्सेप्ट किया है, वैसा कुछ प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसमें जाएंगे हम, ठीक है, उसमें जाएंगे हम बाद में, अभी कंफ्यूज मत होना, उसको छोड़ दो, अभी बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अभी ये दोनों समझ गया है, समझ गया। अभी ये आपको आपके बुक में क्वेश्चंस दिया था, मैं ये नहीं बोल रहा एग्जाम में नहीं दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन आपका पास्ट 5 आइटम्स देखने से इसमें ही क्वेश्चन दिया है, आपका मॉड्यूल में ही क्लियरली बोला है, दिस डिवीजन 2 इज ओनली फॉर इंट्रोडक्शन टू, ठीक है। तो मेन फोकस इधर है, नोट किया, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2। नेक्स्ट 2.1 में आ जाओ। 2.1 क्या दिया है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, हाँ रीड, हेडिंग बढ़ो, एज पर डिवीजन 1 है, वो बगल में 1 लिखो, एज पर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर डिवीजन ऑफ शेड्यूल 3, द स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, यस और नो, हाँ, and is also known as income statement. The objective of preparing the statement is to determine the profit or loss of a company for a particular reporting period. उसको पीरियड में क्या रिपोर्टिंग पीरियड बोलता है, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज के केस में क्वार्टरली होता है, अदर कंपनीज में ईयरली होता है, ठीक है। फॉलोइंग इज द प्रोफार्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L सजेस्टेड इन व्हाट, पार्ट 2, इधर देखो, पार्ट 2 ऑफ डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, क्लियर। ये प्रोफार्मा है, देखो, नेम ऑफ द कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर,
मतलब ये क्या था, नोट नंबर क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट में उसका बाइफरकेशन देके वो नोट इधर दिखाना पड़ेगा। तो फिगर्स पर करंट रिपोर्टिंग पीरियड दिया वो ठीक है, फिगर्स पर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड क्यों दिया है? तो दैट इज द मेन पॉइंट हियर। लास्ट ईयर से सेल्स कितना बढ़ा है, लास्ट ईयर से प्रॉफिट कितना बढ़ा है, शेयर होल्डर को इंटरेस्ट होगा ना देखने का ये चीज, यस और नो? ठीक है, तुम ये बोल रहे हो सर कंपैरिजन तो दूसरा कंपनी से ही करेगा क्या? ऑलरेडी जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो लास्ट ईयर से अभी कितना सेल्स बढ़ा है, ये इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं शेयर होल्डर को? एसेट्स कितना बढ़ा, नेटवर्क कितना बढ़ा, रिजर्व्स कितना बढ़ा, लाइबिलिटी कुछ लोन एक्स्ट्रा लिया है था क्या, ये सब देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो इसलिए कंपैरिजन, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड इंट्रा कंपैरिजन। व्हाट इज दिस कंपैरिजन? इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंट्रा कंपनी कंपैरिजन, मतलब विद इन द सेम कंपनी लास्ट पीरियड से कंपेयर करो, दैट इज कॉल्ड इंटर कंपनी। व्हाट इज दैट? इंटर कंपनी। जो फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट में क्यों होना है? फॉर इंटर कंपनी, मतलब दूसरा कंपनी से मैं कंपेयर कर पाऊंगा, दैट इज कॉल्ड इंटर कंपनी। यस और नो? विथ अदर कंपनी में कंपेयर कर पाऊंगा, दिस इज इंट्रा कंपनी कंपैरिजन। मतलब लास्ट पीरियड से, लास्ट क्वार्टर से, लास्ट साल से मैं देख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो अगर क्वेश्चन में लास्ट ईयर का फिगर्स भी दिया है तो आप लोग को लास्ट ईयर का फिगर्स भी दिखाना चाहिए। बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं दिया तो सिंपली करंट ईयर का दे दो। हाँ, फॉर्मेट रखने से बेटर है, फॉर्मेट में भी नहीं देने से भी होगा। सॉरी, समझा नहीं। तो लास्ट ईयर का ऑलरेडी पब्लिश किया था ना, लास्ट ईयर से देख सकते हैं बोल रहा है। अलग अलग दो बुक्स में देखना अलग है, एक ही साथ में एक ही आइटम का दो दिखाना बेटर होगा ना। तो उसको खोल दो, ये बुक, हाँ ये इधर सेल्स है, इधर सेल्स है, ये सेल्स है, ऐसा कंपेयर करो। इससे बेटर है दो कॉलम दे दिया, सेल्स दो फिगर्स दे दिया, इसका मतलब वो लास्ट क्वार्टर इतना हुआ, इस साल इतना हुआ, तो तुरंत उसका माइंड में वो डिफरेंस कितना वो बढ़ गया, बढ़िया, वैसा आएगा ना फीलिंग। क्वेश्चंस दोनों साल का नहीं दिया एग्जाम में, नहीं दिया, करंट ईयर का ही देगा, ठीक है? लेकिन अगर दिया है तो फिगर्स दिखाना पड़ेगा बोल रहा हूँ, ठीक है? क्लियर? हाँ, अभी जो फॉर्मेट है सर, फॉर्मेट को चेंज कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, एज इट इज फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो फिगर्स देख लो, एक बार पढ़ लो एक एक आइटम, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्या क्या आइटम है, ये मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। रीड जुगांतर। हाँ, आइटम पढ़ो एक एक। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दिस इज द फर्स्ट आइटम, ठीक है? ट्रेडिशनल पी एंड एल अकाउंट आप लोग को पता है, यस और नो? ट्रेडिंग पी एंड एल आप लोग को पता है, मैं इसको विजुअलाइज करा के ही दिखा दूंगा, अच्छे से देखना। ये सोल प्रोप्राइटर का है, ये कंपनी का है, यस और नो? दिस इज सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप जो भी बोल सकता है। ट्रेडिंग पी एंड एल ऐसा होता है ना, तो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट परचेजेस, परचेज रिटर्न्स वगैरह इसी में है, समझ लो। परचेज रिटर्न्स नहीं है, समझ लो। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा ना, वेजेस वगैरह, हाँ। नेक्स्ट इस तरफ सेल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड। तो जो आएगा क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट होने से इस तरफ आएगा, ग्रॉस लॉस होने से इस तरफ आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को एग्जैक्ट इधर कैरी फॉरवर्ड करेगा तो इनडायरेक्ट इनकम्स कुछ होगा इधर, यस और नो? इनडायरेक्ट इनकम्स, इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बचेगा क्या? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होने से इस तरफ आएगा। ये आप लोग को पता है? हाँ, अभी कंपनी फॉर्म में सर कुछ चेंज हो रहा है क्या? देख लेना, आप लोग ही बताओ कुछ चेंज हो रहा है क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा आइटम को बोलता है? सेल्स।
तो इसमें डेबिट क्रेडिट जैसे अकाउंट फॉर्मेट में होगा, इसमें दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, यस और नो, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्मेट मतलब एक के नीचे एक। पहले इनकम जो था ये पूरा पोर्शन ऊपर आएगा, एक्सपेंसेस जो है वो पूरा नीचे आएगा, क्लियर। वर्टिकल फॉर्मेट, पहले इनकम जाएगा नेक्स्ट एक्सपेंसेस आएगा, सिंपल। पहला आइटम क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, समझ गया। नेक्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया, नेक्स्ट क्या बचा है, डायरेक्ट इनकम हो गया, अभी बचा क्या है, इस तरफ क्रेडिट साइड और क्या बचा है बोलो। हाँ क्लोजिंग स्टॉक बचा है, उसको अभी छोड़ दो, उसको मैं डेबिट में लेता हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम्स, नेक्स्ट आइटम क्या था देखो, अदर इनकम, ठीक है। ये दोनों मिला के टोटल इनकम होगा, दिस इज योर इनकम पार्ट, समझ गया। इनकम पार्ट अभी ऊपर आ गया, अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग इनटू एक्सपेंसेस। इनकम माइनस एक्सपेंसेस दैट इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करो पैट आएगा, समझ में आ रहा है। अभी इनकम कम में क्या क्या है इधर देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेक्स्ट अदर इनकम, अच्छा से याद रखना है, यस और नो। अभी एक्सपेंसेस में जा रहा हूं, एक्सपेंसेस क्या क्या आइटम पढ़ो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना था, अगर ट्रेडिंग अकाउंट होने से उस केस में आएगा, नहीं होने से फिनिश्ड गुड्स ही आएगा। सर रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये तीन आइटम हो गया सर ना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रॉ मटेरियल्स होगा बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मैन्युफैक्चर करेगा, बीच में कुछ पोजीशन में हो, एग्जाम्पल मैंने कुछ बॉटल, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ रॉ मटेरियल लाया, ऐसा नो, बॉटल हाफ स्टेज में है उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलता है, बॉटल पूरा कंप्लीट हो गया उसको फिनिश्ड गुड बोलता है, ऐसा नो। रॉ मटेरियल मतलब क्या, कुछ यूज करता है प्लास्टिक वगैरह, ऐसा नो, प्लास्टिक इज रॉ मटेरियल, वो सेम हाफ हुआ है उसको वर्क इन प्रोग्रेस, फुल बॉटल बन गया सेल कर सकता है उसको फिनिश्ड गुड, क्लियर। तो वो सब दिखाना पड़ेगा ना, अगर ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इसके पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी एक होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उधर से पूरा रॉ मटेरियल कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, फिर उधर से ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ये सब करके फिर P&L अकाउंट में जाएगा। अगर है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट डालना है, नहीं है तो सिर्फ फिनिश्ड गुड्स का ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आइटम बोलो, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये कौन सा आइटम है, परचेजेस, ये आइटम है, ठीक है। नेक्स्ट चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसमें क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसलिए मैंने इधर क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर करो बोला है, क्योंकि दिस आइटम वी आर टेकिंग इन द डेबिट साइड, अगर इसको डेबिट साइड लेके जाएगा तो क्या होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना था वो फिगर दिखाना है इधर, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम एक्सपेंस साइड दिखा रहा है ना, तो एक्सपेंस साइड को लेके आना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक को, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक उधर लिख दो क्लियरली। चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स में बगल में ब्रैकेट में लिख दो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर। या अभी ये आइटम हो गया, अदर इनकम हो गया, यस और नो, दिस माइनस दिस हो गया तो डेबिट साइड लिया। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये क्या होगा सर, हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इधर ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, कंपनी फॉर्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा डिफरेंशिएट करो बोल के डिफरेंसेस नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जर्व करो। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुमको बाइफरकेट करने का जरूरत है, क्योंकि ट्रेडिंग में कौन सा जाएगा, P&L में कौन सा जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बन गया सब, उसमें सब आइटम्स आ जाएगा, समझ गया। अभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या था, सैलरीज वेजेस जो एम्प्लॉयज को देता है,
सैलरीज वेजेस जो आएगा वो सब है, तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयज को पेमेंट करते हैं वो सब आना चाहिए उसमें। ई सब कुछ एक्सपेंस है, ई सब का हमने देखा है, वो इसमें आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, फाइनेंस कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस लेने के लिए कुछ कॉस्ट है। इंटरेस्ट, वेरी गुड। इंटरेस्ट सर क्या है? इंटरेस्ट क्या हो सकता है? लोन लिया था कुछ, लोन में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। ठीक है, डिबेंचर्स इश्यू किया, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। समझ में आ रहा है? ये आइटम समझ में आ रहा है? इसमें क्या क्या आएगा? क्लियर? जो भी फाइनेंस कॉस्ट है वो सब आएगा। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट नेचर बेसिकली बगल में लिख दो इंटरेस्ट पेमेंट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बगल में लिख दो सैलरी वेजेस, सैलरीज वेजेस वगैरह लिख दो। नेक्स्ट क्या था आइटम? डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। इसमें क्या क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा, एमोर्टाइजेशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स को डिप्रिशिएट करते हैं, इंटेंजिबल तो अमोर्टाइज करता है। वो अगर आएगा इंटेंजिबल एसेट्स कुछ है अमोर्टाइज करना उसमें आएगा, नहीं तो डिप्रिसिएशन जो भी एक्सपेंस है इसमें आएगा। क्लियर सर? ये इसके अलावा जो भी बचेगा सब अदर एक्सपेंसेस में आएगा। क्या था अदर एक्सपेंस? सर क्या था? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्टर्स कुछ फीस है, सिटिंग फीस है, रेम्यूनरेशन है, आउट कुछ और एक्सपेंसेस है, जो भी है सब अदर एक्सपेंसेस में आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं बोल सकता है क्योंकि उसको वो टॉप मैनेजमेंट है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट है, उसको अदर एक्सपेंसेस में लेना पड़ेगा। एम्प्लॉयज मतलब नॉर्मल एम्प्लॉयज को बोलना है, ये तो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अभी इधर देखो बचा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब किस किस में आएगा? थोड़ा एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा, थोड़ा फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा जो इंटरेस्ट पेमेंट से, थोड़ा डिप्रिसिएशन में जाएगा, बचेगा जो भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। ये सब कवर हो गया, ये सब कवर हो गया। अभी डिफरेंस पता चल गया सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में कैसा हो रहा है। इसमें वर्टिकल फॉर्मेट है, पहले इनकम आएगा बाद में एक्सपेंसेस आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज में प्रॉफिट ही होगा ना, तो इसलिए पहले इनकम दिखाता है। तो इनकम ज़्यादा है, 100 रुपीज़ है, एक्सपेंस 60 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा, तो ये माइनस बी प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इस फॉर्मेट को एज इट इज लिखना है। 1 2 3 रोमन नंबर से, 4th रोमन नंबर है एक्सपेंसेस में, इस कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज का बगल में नोट नंबर्स है, नोट नंबर्स में कुछ ऐड करना है, लेस करना है, उसमें कर लो, फिगर आके इधर बिठा दो। समझ गया? ये जो प्रॉफिट आएगा इसको क्या बोलता है? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, सॉरी, एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। सर ये क्या था? इसमें अभी आ जाओ एक्सेप्शनल आइटम्स। सर एक्सेप्शनल आइटम्स क्या हो सकता है? करंट ईयर में कुछ एसेट बेच दिया, कुछ प्रॉफिट आया, वो इधर आएगा। समझ गया? इधर कुछ है क्या? अदर इनकम में नहीं दिखा सकते, इधर दिखाना पड़ेगा, या प्लस और माइनस जो भी हो उसका इम्पैक्ट इधर देना पड़ेगा। सर क्यों? माई बिजनेस इज नॉट सेलिंग एसेट्स, yes or no, but I have to sell one asset in the current year. This is not in my regular business, yes or no. Selling of assets is not my regular business, yes or no, because selling stock in trade is my business. समझ में आया? ये तो पता है इन्वेंट्री किस केस में होगा। एग्जाम्पल, आई एम कंप्यूटर बिजनेस, कंप्यूटर सेल कर रहा है, मुझे कंप्यूटर क्या होगा? गुड्स होगा, ऐसा ना, फर्नीचर एसेट होगा। मेरा फर्नीचर कंपनी है, फर्नीचर मुझे मैं सेल खरीद के सेल करता हूं, फर्नीचर मुझे क्या होगा? गुड्स होगा। मैं कंप्यूटर खरीद लिया फर्नीचर कंपनी में, एसेट हो जाएगा। समझ गया? ये डिफरेंस तो पता है। तो इन्वेंट्री में कौन सा जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड में कौन सा जाएगा, ये डिफरेंस याद रखना चाहिए।
बिजनेस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होगा, यस और नो। अभी मेरा बिजनेस है कंप्यूटर बेचना, यस और नो। ड्यूरिंग देयर कुछ फर्नीचर बेचना पड़ रहा है मुझे, या कुछ बिल्डिंग बेचना पड़ रहा है, दिस इज एक्सेप्शनल आइटम, समझ गया, उसको रिड्यूस करना है, उसको कहाँ पे बेचता है, P&L अकाउंट में डिफरेंस नहीं है, लेकिन इधर है ना डिफरेंस। एक्सेप्शनल आइटम कहीं पे सुना है सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कहीं पे सुना है? नहीं है, क्योंकि सब इधर ही दिखा देगा, सब इधर ही दिखा देगा। लॉस आने से इधर आए तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया, इनकम आ गया तो इनडायरेक्ट इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो इधर आ गया। पहले बाइफर्केशन नहीं है, अभी कंपनीज एक्ट बहुत एवॉल्व हो रहा है, यस और नो। नॉर्मल बिजनेस में क्या प्रॉफिट्स लॉसेस हुआ है, क्या खर्चा इनकम हुआ है, जो नॉर्मल बिजनेस नहीं है उसमें क्या खर्चा लॉस, खर्चा क्या हुआ है, प्रॉफिट क्या हुआ, वो बाइफरकेट करके दिखा दो, इन्वेस्टर को समझना चाहिए, यस और नो, यस और नो। हाँ, तो प्रॉफिट आ गया सपोज 1 करोड़, उसमें से प्रॉफिट है बिल्ड लैंड बेचने से ही प्रॉफिट आ गया कुछ 80 लाख, यस और नो। टोटल प्रॉफिट आ गया 1 करोड़, उसमें से लैंड बेचने का प्रॉफिट ही 80 लाख है। इसका मतलब है 1 करोड़ कंपनी का मेहनत है क्या? नहीं है ना, 20 लाख की है। डू यू थिंक दैट डिफरेंशिएशन इज नीडेड फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू? नींद आ रहा है क्या? फेस वॉश करके आप जो डिफरेंशिएट करना है कि नहीं करना है? तो इसलिए पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं है, अभी इस अप्रोच में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंस समझ गया? डिफरेंस समझ गया? नेक्स्ट, इससे ऐड और लेस एक्सेप्शनल कर लो। नेक्स्ट आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। क्या था? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को निकाल दो। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या है? विच आर नॉट इन द केस ऑफ रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल फ्लड्स है, दैट इज नॉट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस से रिलेशन ही नहीं है, ऐसा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। फ्लड आ गया, कुछ लॉस आ गया, वैसा, ठीक है, वो सब इधर डालना पड़ेगा। कुछ फायर एक्सीडेंट हो गया, कुछ स्टॉक लॉस हो गया, वो इधर, ठीक है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या था? एक्सेप्शनल में दिस इज रिलेटिंग टू बिजनेस ओनली, ओके, जनरली नॉर्मल बिजनेस में ये सब इवेंट्स होते हैं, वैसा वाला आइटम्स एक्सेप्शनल में डाल दो। बिजनेस में ऐसा आइटम्स जनरली नहीं होता है, वैसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी में डाल दो। समझ गया डिफरेंस? हाँ, अभी ये निकालने से क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। इससे क्या रिड्यूस करना है? टैक्स। टैक्स प्रोविजन रखते हैं जनरली हमेशा, क्योंकि एग्जैक्ट टैक्स कितना पेमेंट करना है पता नहीं चलेगा कंपनी को, एग्जैक्टली कितना पेमेंट करना है। सर क्यों? असेसमेंट ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कुछ डिडक्शंस अलाउ कर सकता है, नहीं अलाउ कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा प्रोविजन टैक्स के लिए हमेशा प्रोविजन रखता है। तो इधर टैक्स प्रोविजन रख दो, जो आएगा क्या? पैट है। क्या था? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पीबीटी लेस टैक्स, प्रॉफिट फॉर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है, दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट आएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सर इसका मतलब क्या है? मेरा कंपनी का 2 बिजनेस है, एग्जांपल आईटीसी ले लो, एक तो है टोबैको एक सिगरेट बेचना, एक तो है एग्रीकल्चर, एग्री प्रोडक्ट्स भी है, बिस्किट सोच लो एग्जाम्पल, आईटीसी बिस्किट देखा है, आईटीसी सिगरेट्स भी है, ऐसा ना, कुछ 2 प्रोडक्ट ले लो। एक सेगमेंट मैंने बंद कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर से, ठीक है, उस नेक्स्ट ईयर जो बंद कर रहा है उसका प्रॉफिट अलग से दिखा दो, जो कंटिन्यू हो रहा है वो सब नॉर्मल में आएगा, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में आएगा। जो डिसकंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट साल से उसका प्रॉफिट अलग से फाइंड आउट करो, सेम इसी प्रोसीजर में, सिर्फ वो प्रॉफिट दिखा दो डायरेक्टली ईयर। सर क्यों? उसमें बाइफर्केशन जरूरत नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से वो बंद हो रहा है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ईयर से बंद हो रहा है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। एग्जाम्पल क्या था?
1 अप्रैल से जून तक चला, जून के बाद बंद हो गया वो, या मई तक चला, 1 महीना चला, या अप्रैल चला, वैसा अलग से प्रॉफिट निकाल के इधर डाल दो सिर्फ उसके नीचे। समझ में आ रहा है? वो सेपरेट सेक्शन है। दूसरा कंपनी नहीं, मेरा ही कंपनी है आईटीसी। आईटीसी में बहुत सेगमेंट्स है, यस और नो, बहुत वर्टिकल्स है, बहुत बिजनेसेस है, बहुत डिविजन्स है। समझ में आ रहा है? तो मेरा एग्जाम्पल है, सोच लो नॉर्मल वाला सब, ये मेरा बिस्किट में ही था, सिगरेट बंद हो जा रहा है, सोच लो, तो वो डिसकंटिन्यू जो हो रहा है वो इधर डालना पड़ेगा। यस सर, उसको अलग से करना पड़ेगा। सेगमेंट वाइज प्रॉफिट निकालते हैं जनरली, तो उसको टोटल मतलब हेड वाइज हम नॉर्मली ऐड करके, एग्जाम्पल है, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम्पल सिगरेट का सोचो, इसका क्या था, बिस्किट का, ठीक है, इधर सेल्स इधर सेल्स, ये दोनों ऐड करके सेल्स में दिखाता है नॉर्मली, ठीक है। बट कुछ अगर सेगमेंट डिसकंटिन्यू हो रहा है तो उसको निकाल दो, अलग से निकाल दो, अभी इंक्लूड मत करो हर एक आइटम में, कंटिन्यूइंग का ही दिखा दो, मतलब सेल्स फॉर बिस्किट दिखा दो, एक्सपेंसेस फॉर बिस्किट सब दिखा के आना। इसका क्या सर, सिगरेट का क्या करूंगा, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करो, वो लास्ट में ऐड करो। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से वो डायरेक्टली, वो प्रॉफिट वाला डायरेक्टली इधर दिखा दो, निकलेगा, वही तो दिखाना चाहिए। वो इंडिविजुअल आइटम वाइज दिखाने का जरूरत नहीं है, ये बोल रहा हूं। क्यों नहीं है, कल से डिसकंटिन्यूड है ना, आइटम वाइज बाइफर्केशन देने का जरूरत नहीं, क्योंकि दैट इज डिसकंटिन्यूड, इसलिए वो रेयरली आएगा, लेकिन फॉर नॉलेज पर्पस मैंने बताया, ठीक है। ये दोनों का अभी ऐड हो गया, दिस इज प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आ गया कि नहीं? क्या हुआ शिक्षा? हाँ, वो जो वाला है वो अलग टैक्स है, मतलब दिस इज पैट ऑफ कंटिन्यूइंग, सिमिलरली पैट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग आएगा, पैट 1 प्लस पैट 2 दोनों को ऐड करो, दिस इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये जो पीबीटी है तो कंटिन्यूइंग का है, इसके ऊपर टैक्स एग्जाम्पल 30% होगा, अभी इसका भी प्रॉफिट आएगा, पीबीटी वगैरह जो भी है डिसकंटिन्यूइंग का, इसके ऊपर भी टैक्स होगा 30%। तो ये लेस करके ये पैट 2 होगा, ये पैट 1 होगा, ये दोनों को लास्ट में ऐड करेगा। इसको कंफ्यूज मत है ना, इसको छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन नहीं है। एक मेरा देख लो, मेरा बात देख लो, अभी सिर्फ तुम P&L बना लो सिर्फ बिस्किट का, ठीक है, सेम एज इट इज, ये शेयर होल्डर्स को जाएगा, ये एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉर्म पार्ट बिस्किट का सब आ गया, पीबीटी तक आ गया, टैक्स लेस करो, प्रोविजन सिर्फ इसमें 30% होगा, कुछ ये 40% होगा, ठीक है। ये पैट है, दिस इज पैट 1 ऑफ बिस्किट बिजनेस, समझ गया। अभी ये जो है सिगरेट का मैंने जो बोला है, इसका ये सब दिखाने का शेयर होल्डर्स को जरूरत नहीं, तुम रफ पेपर में कैलकुलेट करो सब, ठीक है। पीबीटी आएगा लेस, इसका भी टैक्स प्रोविजन दो, मतलब टैक्स एक्चुअल टैक्स कितना पेमेंट करना है वो टैक्स, तो इसका पैट आएगा, समझ गया। तो अभी इसमें ऐड पीबीटी ऑफ डिसकंटिन्यूइंग लेस टैक्स, तो इनडायरेक्टली आएगा पैट 2, ये है कि नहीं, ये दिखाना है सिर्फ। तो अभी ये पैट 1 प्लस पैट 2 टोटल प्रॉफिट आएगा। लिख सकते हैं, लेकिन इसलिए तो नाम अलग दिया है, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, उससे टैक्स रिड्यूस करो, तो ये तो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आएगा, इसको ऐड करो, क्योंकि टोटल प्रॉफिट है, कंपनी का ही तो प्रॉफिट है, ये डिसकंटिन्यू किया, लेकिन जितना महीना बिजनेस किया उतना महीना तो प्रॉफिट मिलेगा ना,
तो वो ऐड करो, ये पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 टोटल प्रॉफिट होगा। ये देखो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड जो 15th है रोमन नंबर है कि नहीं, इसमें 11 प्लस 14 दिया ना। हाँ 11 क्या था देखो, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यस और नो। 11 क्या था, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। 14 क्या है, हाँ पैट 1 प्लस पैट 2 टोटल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसका अभी ईपीएस डिक्लेयर करना है। ईपीएस क्या, अर्निंग्स पर शेयर। सर अर्निंग्स पर शेयर कितना आएगा, जो टोटल पैट है, पैट 1 प्लस पैट 2 जो है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो पर शेयर अर्निंग कितना हुआ है वो आएगा, समझ गए। अभी ये जो अर्निंग है सर एग्जैक्टली ये पूरा डिविडेंड देगा क्या, दैट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे विल प्रपोज, ओके, कीपिंग सेवरल फैक्टर्स इन व्यू। आई मीन फ्यूचर में कुछ एक्सपेंशन करने का कुछ प्लान्स है कि फ्यूचर में कुछ ये कैपिटल में कुछ रिस्ट्रक्चर करना है, कुछ बिजनेस एक्सपेंशन करना है, ये सब डिसाइड करके डिविडेंड कितना देना है उससे डिसाइड करेंगे। वो जो डिविडेंड देगा दैट इज डिविडेंड पर शेयर, क्लियर। नहीं आता है, दैट इज ओनली फॉर फॉर्मेट, आप लोग को नॉर्मली बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में दे सकता है। ये तो ये ऑपरेशन डिसकंटिन्यू किए, इसमें से प्रॉफिट इतना है, इसमें टैक्स इतना होगा, तुमको दिया है तो तुमको क्या करना है, एज इट इज ऐसा है फॉर्मेट, इधर तक आ जाओ, तो लास्ट में ये ऐड करके टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। उसको छोड़ने से प्रोपोर्शनेट मार्क्स निकल जाएगा, आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है ना। इसलिए पूरा स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है, समझा है कि नहीं। क्यों अलग से दिखा रहा है सर, बिकॉज दैट ऑपरेशन आर डिसकंटिन्यू, उसको क्लियरली दिखाने का जरूरत नहीं है, वो बोल रहा है। मैक्सिमम दे देगा, मैक्सिमम दे देगा, मैक्सिमम दे देगा, ठीक है। 14 मार्क्स में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है वो, ठीक है, समझ गया है। हाँ कंपनीज एक्चुअली P&L अकाउंट नहीं बनाते, स्टेटमेंट ऑफ P&L ही बोलते। हाँ हाँ सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप यही है। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट तुम लोग को दिखेगा आजकल सिर्फ सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप्स में ही दिखेगा, ठीक है। वो लोग पब्लिश भी नहीं करता है ना, वो लोग पब्लिश करते हैं कि उन लोग को शेयर कैपिटल वगैरह है क्या, नहीं है। वो लोग को उन लोग का अंदर नॉर्मली जानकारी के लिए रिटर्न फाइलिंग के लिए करता है, जब इनकम टैक्स ऑफिसर मांगेगा तब पब्लिश करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी ये तो एग्जैक्टली पब्लिश भी करना है। आप लोग किसी भी कंपनी में जा सकते हो, आईटीसी में या ऑयल इंडिया में, ओएनजीसी या रिलायंस, ये कुछ भी कंपनी ले लो, वेदांता, ये कुछ भी बड़ा बड़ा कंपनी से, बैंक्स में ले लो, HDFC बैंक, ये वगैरह। बैंक्स के लिए अलग फॉर्मेट्स है, उस वो चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैंक्स के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग है, कंपनीज एक्ट उसमें अप्लाई नहीं होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज अलग है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, ये 3 अलग है। इसके लिए इसलिए चैप्टर 4 अलग से रखा है, समझ गया, क्योंकि दीज आर दे हैव सेपरेट एक्ट्स, इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन कुछ एक्ट है, ठीक है। इसलिए इन तीनों के लिए कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए वो चैप्टर 4 में आएगा, ठीक है, समझ गया। चैप्टर 2 इज P&L एंड बैलेंस शीट फॉर कंपनीज अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ठीक है। चैप्टर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट उन लोग के लिए अप्लाई नहीं है, समझ गया। सो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 में स्टैंडर्ड्स है, वो अलग से 6 स्टैंडर्ड्स कुछ स्कोप में है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, समझ गया। अभी स्कोप समझ गया, क्लियर। हाँ अभी तो ये P&L देखा है। कम टू पेज नंबर 2.2 ऑल्सो, लेट्स सी बैलेंस शीट ऑल्सो फास्ट। सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में क्या होता है, अभी कंपनी में कैसे हो रहा है, सेम ये भी। पहले क्या था, हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, यस और नो। इस तरफ एसेट्स आता है, इस तरफ लाइबिलिटीज आता है, एग्रीड, यस और नो। इस तरफ एसेट्स है, लाइबिलिटीज आता है,
इस तरफ एसेट्स में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स। मैं हमेशा ऑर्डर ऑफ परमानेंसी फॉलो करता हूँ, पहले हमेशा फिक्स्ड एसेट्स होना है। सर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कौन से कंपनीज फॉलो करेगा, जो गोइंग कंसर्न के लिए नहीं है, मतलब 2-3 साल में बंद होने वाला कंपनीज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो करता है, समझ गया। हाँ, ये इधर शेयर कैपिटल वगैरह कुछ आएगा ना, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों इनडायरेक्टली बोलते हैं नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं, उसमें कैपिटल भी आएगा, यस और नो। हाँ, अभी कंपनी में क्या है देखो, बैलेंस शीट एज पर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है, ये तो हम डिवीजन 1 ही डिस्कस कर रहे हैं, यस और नो। एस बेस्ड, इंडेस बेस्ड में गया नहीं, यस और नो। बैलेंस शीट का फॉलोइंग इज द प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट सजेस्टेड इन व्हाट, पार्ट 1 ऑफ डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, समझ में आ रहा है। पार्ट 1 बैलेंस शीट है, पार्ट 2 P&L है, इसलिए मैंने वो लिखने के लिए बोला है, समझे। पार्ट 1 डिवीजन 1 शेड्यूल 3, ठीक है। हाँ, फॉर्मेट क्या, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन, पर्टिकुलर से नोट नंबर है, ये तो सेम कॉमन है। करंट ईयर का फिगर से सेम, प्रीवियस ईयर का फिगर, प्रीवियस ईयर का फिगर्स क्यों, दो कंपनी को इंट्रा कंपनी, वेरी गुड अनन्या, इंट्रा कंपनी कंपैरिजन, यस और नो। फॉर्मेट क्यों, इंटर कंपनी के लिए, समझ में आ रहा है। अभी एक एक आइटम देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है कि नहीं, इसमें शेयर होल्डर फंड्स, यस और नो। इसमें पहला आइटम है शेयर कैपिटल, कैपिटल कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। ये आइटम को पहले मतलब क्या था, P&L में हमने पहले इनकम लिया था, बाद में एक्सपेंसेस लिया, ऐसा नो। बैलेंस शीट में पहला लायबिलिटीज लेता है, बाद में एसेट्स लेता है, ठीक है। लायबिलिटीज में क्या होगा, ये सब आइटम्स आएगा, तो इनडायरेक्टली क्या है देखो, पहला शेयर कैपिटल आएगा, मतलब जो शेयर, ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला कंपोनेंट इक्विटी है, सेकंड कंपोनेंट इज लायबिलिटीज। इक्विटी में क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स मतलब क्या था, पेज नंबर 157 में आ जाओ, मेरा 157 है, आपका बुक में क्या था पता नहीं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, कहाँ पे है, ये 167 पेज नंबर, क्या था इसमें देखो, सेकंड इसमें पॉइंट्स है ना, वो देखो। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी शेयर वारंट्स आर इश्यूड टू प्रमोटर्स एंड अदर्स, जो प्रमोटर्स को इश्यू करता है उसको बोलते हैं शेयर वारंट्स। इसका मतलब क्या है सर, वो वारंट्स आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू शेयर्स लेटर ऑन, समझ में है। तो इनडायरेक्टली दिस इज पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली, यस और नो, बट विथ ए डिफरेंट नेम, यस और नो। नीचे देखो, effectively share warrants are amounts which would ultimately form part of shareholder funds. Since shares are yet to be allotted against the same, these are not reflected as part of share capital but a separate line item. समझ में आ रहा है, तो इसलिए शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया, अलग से नीचे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स बोल के अलग से एक कैटेगरी है, ठीक है। ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है, शेयर वारंट्स कहाँ पे दिखेगा, ABCD, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कुछ और दे देगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में दिखेगा या शेयर होल्डर फंड्स में दिखेगा। आंसर इज शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, स्पेसिफिकली शेयर होल्डर फंड्स के अंदर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अलॉट नहीं किया, यस और नो। एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हमने अलॉटमेंट नहीं किया, बीच में एग्जाम्पल सोच लो, 30 मार्च में हमने इश्यू किया है,
31 मार्च को एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉट ही नहीं किया, 1 अप्रैल में अलॉट कर रहा है या कुछ 10 दिन के बाद अलॉट कर रहा है, तो 31 मार्च में कैसे दिखा दोगी इसको? अलग से लायबिलिटी बोल के दिखाना है। शेयर कैपिटल में इंक्लूड करेगा क्या? शेयर कैपिटल में ओनली पेड अप कैपिटल इंक्लूड करेगा, ऐसा ना? पेड अप कैपिटल सर इसको पेड अप कैपिटल नहीं बोल सकते क्या? पेड अप कैपिटल है बट नॉट अलॉटेड, तो दे आर लीगली नॉट द ओनर्स, ऐसा ना? वो लोग ओनर्स नहीं है अभी तक, जो ओनर्स है उसी का पेड अप कैपिटल जाके शेयर कैपिटल में बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? हाँ। नेक्स्ट, दिस इज आइटम नंबर 2। ये कहाँ पे दिखेगा? शेयर एप्लीकेशन अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, इक्विटी लायबिलिटीज में दिखेगा। समझ गया? दिस इज सेकंड आइटम एज ए सेपरेट आइटम। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये तब तो इधर तक आ गया ना अभी तक, यस और नो? इसमें जो पोर्शन है सब है, कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, मनी रिसीव्ड, शेयर वारंट से, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सब इनडायरेक्टली कैपिटल के अंदर ही, यस और नो? नेक्स्ट, अभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है विच इज कॉल्ड नॉन करंट। करंट होने से, करंट मतलब करंट नॉन करंट डिफरेंस क्या है? यस, लेस देन 1 ईयर, और यू कैन से विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। क्या था? एनी आइटम्स विच आर पेएबल और रिसीवेबल विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी। सर ऑपरेटिंग साइकिल, कंपनी में ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? एनीवन? What is the operating cycle in case of a company? इधर देखो, कैश गुड्स खरीद लेगा, गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू डेटर्स, यस और नो? डेटर्स आर फिर कन्वर्टेड इनटू कैश। दिस इज अ साइकिल ऑनगोइंग प्रोसेस बिजनेस में, यस और नो? यस और नो? दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। कंपनी में ये चलता ही रहेगा, कैश फिर गुड्स में कन्वर्ट होगा, फिर डेटर्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्रेडिट सेल करेगा ना। सर नहीं, कैश सेल है तो डायरेक्टली गुड्स से कैश, फिर कैश से गुड्स, गुड्स से कैश, क्रेडिटर्स भी आएगा, इसमें पेमेंट करना है वो भी आएगा। दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग साइकिल जनरली 1 साल के अंदर हो जाएगा, यस और नो? यस और नो? जब डेटर्स को देगा 30 डेज के अंदर कस्टमर तुमको पेमेंट करना है, तुम अगर खरीद रहे हो 45 डेज, ऐसा ही होगा। 1 साल तो नहीं देगा ना कोई क्रेडिट पीरियड, यस और नो? तो जनरली नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो भी होगा विच इज कॉल्ड 12 मंथ्स। क्या बोलते हैं? विद इन 12 मंथ्स, विच आर पेएबल और रिसीवेबल विद इन 12 मंथ्स, दैट इज कॉल्ड विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, जो है that they are current items। क्या items? current items। सर current items मतलब क्या? एग्जाम्पल debtors, this is a current asset, creditors current liability, stock current asset, cash current asset, yes or no? समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोल दो, करंट नॉन करंट बोल दो, बोतर से। क्लियर? तो इसलिए इस केस में क्या बोला? नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसका मतलब है ग्रेटर देन 12 मंथ्स। समझ में आया? लाइबिलिटी विच इज नॉट पेएबल विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, इसका मतलब है 12 मंथ्स के अंदर मैं पेमेंट नहीं करूंगा, बाद में पेमेंट करूंगा। इसमें क्या क्या आएगा सर? बैंक लोन्स, 3 साल टर्म लोन लिया है, 3 साल लोन, 2 साल लोन, ऐसे लिए लेते हैं ना वो, ठीक है? हाँ, क्या क्या होता है देखो इसमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स इसमें आएगा, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म, यस और नो? हाँ। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ये AS 22 के हिसाब से टैक्स का डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स एसेट 2 आइटम्स होता है। इसका मतलब क्या है सर? उसका अलग कहानी है, लेकिन अभी तो सोच लो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है which is not current, which is not settled within the current, I mean within the normal operating cycle, ऐसा भी कुछ आइटम्स होगा, ठीक है? वो AS 22 क्लियरली समझाना पड़ेगा उसको समझाने के लिए, ठीक है?
तो लेकिन अभी तो 2 आइटम्स है दैट आर लॉन्ग टर्म समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये नहीं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। कुछ मनी लेंडर से कुछ पैसा लिया विच इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर, यू कैन कैटेगराइज दैट इनटू अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ओके। हाँ नेक्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो शॉर्ट टर्म नहीं है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ये सब आएगा उसमें, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मतलब वही था, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर आई मीन फॉर द करंट ईयर, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एवरी ईयर, दोज आर लॉन्ग टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल सिंकिंग फंड के लिए कुछ रखते हैं पैसा, वो प्रोविजन नहीं है लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सिंकिंग फंड तो 3 साल 4 साल के लिए रखता है, दोज आर लॉन्ग टर्म, समझ में आ रहा है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोल सकते, दैट इज लॉन्ग टर्म, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज शॉर्ट टर्म, क्योंकि वो करंट ईयर में प्रोविजन रखेंगे, करंट ईयर टैक्स पेमेंट करेगा, ये मतलब असेसमेंट होने के बाद उसको सेट ऑफ कर देगा, दैट इज शॉर्ट टर्म, समझ में आ रहा है डिफरेंस। हाँ नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में क्या होगा, पहला आइटम आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो भी विद इन द ईयर पेमेंट करना है, एग्जाम्पल कैश क्रेडिट लोन्स बोल सकते हैं, कैश क्रेडिट सीसी अकाउंट्स, ठीक है, दैट इज अ लोन, द शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोल सकता है। ट्रेड पेएबल्स, क्या था ट्रेड पेएबल्स, हाँ ट्रेड पेएबल्स, व्हाट इज ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या है, डेटर्स। ट्रेड पेएबल्स मतलब नॉर्मल ट्रेड जो करते हैं उसको पेमेंट करना है, दूसरा नाम है, कंफ्यूज मत होना। हाँ क्रेडिटर्स, यस, सप्लायर्स और ट्रेड पेएबल्स और वेंडर्स जो बोला है ये सब सेम नाम है। कस्टमर्स, डेटर्स, ये क्रेडिटर्स ना, इधर डेटर्स डाल देता हूँ, डेटर्स, कस्टमर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, वेंडर्स के जगह में कस्टमर्स ही बोलते हैं, दूसरा नाम नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना इसमें। अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा ना, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस विच आर नेसेसरी फॉर लेस देन अ ईयर, ठीक है। हाँ बैड डेट्स बोल सकते हो, अगर 1 साल के अंदर होगा तो बैड डेट्स में भी 3-4 साल का रख सकते हैं ना, शॉर्ट टर्म में ही होगा बैड डेट्स, क्योंकि हर साल रखते हैं उसका, मतलब हर साल रखते हैं। लॉन्ग टर्म बोलेगा उसको शॉर्ट टर्म नहीं बोल सकते क्योंकि हर साल रखते हैं, बैड डेट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म ही बोलेगा, और डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्रोविजन इसमें नहीं दिखाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट होने से डेटर्स से रिड्यूस करके दिखाएगा, तो इधर आएगा ही नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। लायबिलिटी साइड दिखा दो या डेटर्स से रिड्यूस करके दिखा दो, दोनों सेम ना। एग्जाम्पल इधर कुछ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, इस तरफ दिखा दो या डेटर्स से रिड्यूस करके दिखा दो, वो तो सेम ना। लेकिन जनरली कंपनीज फॉलो करता है डेटर्स, उसके नीचे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट लायबिलिटी सब हो गया, और कुछ बचा है क्या, देखो कैपिटल, लॉन्ग टर्म, करंट सब आ गया ना उसमें आइटम्स, लेकिन हेडिंग्स याद रखना सब चीज, ठीक है। फॉर्मेट एज इट इज फॉलो करना है, आइटम नहीं है तो छोड़ सकते हैं फॉर्मेट में, लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मेट क्लियरली याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स रीड जुगांदा, थोड़ा मैं रेस्ट लेता हूँ। हाँ क्या पढ़ लिया, दोबारा पढ़ो। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म,
ऐसा ना, और फिक्स्ड यू कैन से। हाँ, इसमें क्या क्या है, पीपीई जो टेंजिबल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल, हाँ इंटेंजिबल समझा नहीं, गुडविल, हाँ गुडविल हो, पेटेंट्स हो, कॉपीराइट्स हो, सब चीज इसमें आएगा। इंटेंजिबल में पीपीई में क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जो भी है ये सब पता है ना आप लोग को, ये पीपीई में आएगा। नेक्स्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है वो पीपीई में नहीं दिखा सकते, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाना पड़ेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है उसको कहां पे दिखाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आ रहा है, तो एसेट नहीं बना है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बीच में है, उसको एसेट में नहीं दिखा सकता है। एसेट में दिखा सकता है कि बिल्डिंग बोल के, मेरे पास दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ऑलरेडी दिख रहा है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं क्या दोनों का कॉस्ट एक ही बिल्डिंग बोल के दिखा दूं, गलत हो जाएगा ना। एक बिल्डिंग दिखाना पड़ेगा पीपीई में, एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाना, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन हो रहा है बोल के, ठीक है। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, आर&डी स्टेज में है, कुछ खर्चा किया है, विच इज इन द कैपिटल इन नेचर, मतलब आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है कुछ मेडिसिन कंपनी, सोच लो वो लोग कुछ नया ड्रग इन्वेंट कर रहा है, हाँ एग्जाम्पल कोविड के समय है, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोविड के लिए मेडिसिन कुछ इन्वेंट कर रहा है, तो इन्वेंट करेगा तो उन लोग को पेटेंट मिलेगा, यस और नो, कोई और एग्जैक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने इन्वेंट किया है, तो वो आर&डी स्टेज में है। आर&डी स्टेज मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और रिसर्च कर रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं। सिमिलर टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, तो इंटेंजिबल एसेट कंस्ट्रक्शन में है, उसको बोलते हैं हाँ इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया। जो टेंजिबल एसेट जो कंस्ट्रक्शन में है उसको बोलता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो इंटेंजिबल एसेट है अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब एसेट होने के लिए रेडी है, रेडी अभी तक हुआ नहीं है, इन प्रोग्रेस में है, वैसा केस, ठीक है। हाँ वो भी कैपिटल नेचर होना चाहिए, जो भी आर&डी खर्चा कर रहा है, वो जो रेवेन्यू है तो फिर पी&एल में जाएगा, मतलब एग्जाम्पल सक्सेस नहीं हुआ वो पी&एल में जाएगा, सक्सेस होने लायक है, मोस्ट चांसेस है, तो उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, समझ गया, बिकॉज दैट बिकम्स एन एसेट इन द फ्यूचर। क्लियरली आ रहा है, हाँ। नेक्स्ट आइटम मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल कुछ 5 years रिडीमेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है कंपनी ने, मतलब दूसरा कंपनी का डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, दैट इज लॉन्ग टर्म, यस और नो। फिक्स्ड डिपॉजिट 5 साल का है, हाँ सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया है, ये भी इन्वेस्टमेंट मान सकता है, ठीक है। शेयर्स किसी का सब्सिडरी होने से कंसोलिडेशन होता है, वो अलग बात है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, सब्सिडरी होने से इन्वेस्टमेंट नहीं मानना पड़ता है, वो अलग से कंसोलिडेशन करना पड़ता है, ठीक है, वो अलग केस है, ठीक है। नेक्स्ट डिफर्ड टैक्स एसेट, जैसा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, मैंने बोला लॉन्ग टर्म है, बिकॉज इसका इम्प्लीकेशन मोर देन 1 year में आएगा, इसलिए डिफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी बोल रहा है। जैसा लायबिलिटी है वैसा एसेट भी है, समझ में आ रहा है। एनी डाउट्स टिल नाउ, किसी को कुछ डाउट है क्या? बेसिक्स बिना बोल के मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता हूं, ठीक है। एनी डाउट्स टिल नाउ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? शोभन, if you do not have any doubts, press on thumbs up button so that I can move forward. Very good. नेक्स्ट आइटम क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी ने किसी को लोन दे रहा है, दैट विल बिकम एन एसेट टू द कंपनी, यस और नो? यस और नो? कंपनी ने किसी को लोन दे रहा है, किसी को एडवांस दे रहा है, वो लॉन्ग टर्म होने से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। एग्जाम्पल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा कंपनी को, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए
कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज होते हैं ना कुछ, तो एग्जाम्पल वो 3 साल के बाद ही रिफंड आएगा, तो लॉन्ग टर्म एडवांस बोल सकते हैं। यस और नो? कंपनी किसी का सप्लायर का या किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, तो एग्जाम्पल नेक्स्ट 3 साल में मुझे आप सप्लाई कर दो, वो बोल देगा पैसे लेगा तुम लोग पेमेंट नहीं करेगा तो कैसे, ठीक है सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी देना पड़ेगा। यस और नो? जैसा वैसा एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। सर इस एक एक कैटेगरी में क्या क्या आएगा सर? बाद में हर चीज का ईच एक्सप्लेनेशन दिया था, है कि नहीं? हर एक आइटम का एक्सप्लेनेशन दिया, इसके अंदर क्या क्या आएगा, रिजर्व्स ऑन सरप्लस में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा, ये सब क्लियरली दिया था। घर में जाके एक बार ये सब देखने से अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, करंट एसेट्स में आ जाओ। करंट एसेट्स में क्या था? करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब 6 मंथ कुछ डिपॉजिट किया, 1 साल डिपॉजिट किया, ये सब करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट 3 आइटम बोलते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, ये हर एक कंपनी का होगा ही। क्या बोलता है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्वल, आईटीसी बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म। ये हर कंपनी का करंट एसेट्स में रहेगा ही। यस और नो? आईटीसी क्या था? आई इन्वेंट्रीज, टी ट्रेड रिसीवेबल्स, सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड बैंक इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश बैंक, ठीक है। क्लियर? आईटीसी ये याद रखो, नोटेशन यूजफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, समझ में आया? सो ये तो डिवीजन 1 के हिसाब से, जो ये जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होगा वो लोग शेड्यूल 1 के डिवीजन 1 के हिसाब से, डिवीजन 1 के हिसाब से पार्ट 1 में क्या है? बैलेंस शीट, पार्ट 2 P&L, ठीक है। इसके हिसाब से ये फॉर्मेट क्लियरली डिफाइन किया है शेड्यूल 3 में, इसलिए ये फॉर्मेट क्लियरली फॉलो करना पड़ेगा। सर इस चैप्टर से अभी मैं जा रहा हूं, एग्जाम में कितना मार्क्स के लिए आएगा? चैप्टर 2 लाया नहीं क्या मैंने आपको दिया था ना व्हाट्सएप में, प्रिंट लाया था ना? बढ़िया, प्रिंट को लो। कितना मार्क्स का है? मैंने एक्चुअली पेन ड्राइव में डाला नहीं है, इसको इग्नोर करो। कितना मार्क्स दिया मैंने? 16 मार्क्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में कितना मार्क्स है? फर्स्ट चैप्टर में मैंने कितना मार्क्स बोला? 10 का। 10 मार्क्स है क्या? 10 मार्क्स के लिए मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। 10 मार्क्स मैंने बोला है क्या? 10 मार्क्स। एटीन मार्क्स है। इधर देखो, फर्स्ट चैप्टर का मैंने 18 मार्क्स दिया ना, 2 मार्क्स आएगा, 14 मार्क्स है, 2 मार्क्स आएगा, 4 मार्क्स है, 14 + 4 18 मार्क्स है। इसलिए तो इतना टाइम लिया था इस चैप्टर में। यस और नो? 18 मार्क्स चैप्टर है। हाँ, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसमें सिलेबस बड़ा है, लेकिन 18 मार्क्स वर्दी है, ठीक है। 7 मार्क्स आएगा। अभी इस केस में चैप्टर 2 में कितना है? 16 मार्क्स है। एक 14 मार्क्स सम आएगा, एक 14 मार्क्स आएगा, एक 2 मार्क्स सम, 2 मार्क्स मल्टीपल चॉइस आएगा। कंफर्म एक 14 मार्क्स आएगा। वो भी कहाँ पे होगा सर? थर्ड क्वेश्चन होगा हमेशा। मैंने दिया था, देखो, थर्ड लास्ट 5 अटेम्प्ट में मैक्सिमम थर्ड क्वेश्चन ही दिया।
थर्ड क्वेश्चन ही है, लास्ट अटेम्प्ट छोड़ के। जून 2023 वो फिफ्थ अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट छोड़ के बाकी सभी में थर्ड क्वेश्चन ही है। मतलब कंपलसरी क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन 14 मार्क्स फिक्स, समझ सकते हो, क्लियर 14 मार्क्स। क्या करना है, सिर्फ बैलेंस शीट P&L ड्राफ्ट करना है। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में एटलीस्ट एसेट लायबिलिटी सेट कौन सा जाएगा एटलीस्ट ये पता है तो बैलेंस शीट टैली कर सकते हैं, यस और नो। तो 14 मार्क्स, ठीक है, 14 मार्क्स। हाँ, और 1-2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो पहले 2 मार्क्स का एक बार देख लेते हैं। 2 मार्क्स में आ जाओ, MCQs में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जुगांता, मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया था, ठीक है। ठीक है, वो मॉडल का बोल रहा है, ठीक है। मेरा बुक के हिसाब से लिखा है, जस्ट फॉर नोटिंग। आप लोग के बुक में क्या था उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। MCQs में आ जाओ जल्दी। ये तो सिंपल MCQs है, क्वेश्चन ना चैप्टर 2 से आएगा तो वेरी सिंपल है, देखना पड़ेगा। वेरी एक एक पढ़ लो। जून 2025 क्वेश्चन क्या है बोलो, बाहर पढ़ो, शिक्षा बाहर पढ़ो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी शोन अंडर डैश इन द बैलेंस शीट। कहाँ पे आएगा, एसेट साइड आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है वैसा एग्जाम्पल। ये PPE के नीचे आएगा, यस और नो। तो ये करंट है, नॉन करंट, ये देखो इजी मल्टीपल चॉइस दिया है, यस और नो। उसमें क्या दिया है, नॉन करंट करंट, नॉन करंट करंट, लाइबिलिटी हो एसेट हो। पहले लाइबिलिटी एसेट तो इजीली पहचान सकते हैं ना, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज। पहले ये बोल दो ये तो एसेट है। करंट में आएगा, नॉन करंट में आएगा, नॉन करंट में आएगा। सिंपल 2 मार्क्स, यस और नो। ऐसा क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट होने से क्लियरली 1 सेकंड में आंसर दे पाओगे तो वो टाइम तो बाकी सम्स के लिए यूज होगा, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्चुअली जाना। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में क्या दिया बोलो। करंट लायबिलिटी होने के लिए क्राइटेरिया पूछा नहीं, नॉट ए क्राइटेरिया पूछा है। नॉट क्वेश्चन में दिया है तो अच्छे से देख लो, समझ गया। हाँ, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ये होने से क्या है, 12 मंथ का अंदर होने से उसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमको पूछा नॉट ए करंट लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होना है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, यस और नो, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, बी, इट इज हेल्ड प्राइमरली नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड होने से वो क्या होगा, करंट होगा। नॉट होने से वो क्या होगा, नॉन करंट होगा, यस और नो। तो बी प्रोबेबल लग रहा है तो C&D पढ़ लेता है। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। विद इन 12 मंथ सेटल करेगा तो क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा। तो ये और सी करंट लायबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यस और नो, अग्री। नेक्स्ट, डी में क्या बोल रहा है, कंपनी डज नॉट हैव ए अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास राइट नहीं है इसको लैग करने का। डिफर मतलब लैग करने का पेमेंट को, ये 1 साल के बाद लैग करने का इसके पास नहीं है। तो इसका कैरेक्टर, ये इसको क्या बोलते हैं, करंट। करंट लायबिलिटी को कंपनी के पास डिफर करने का राइट नहीं है, तो ये तो करंट लायबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये CD क्या होगा, करंट होगा। तो आंसर क्या होगा, बी, इट इज हेल्ड प्राइमरली नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, बिकॉज करंट लायबिलिटी इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। मानते हैं कि नहीं। सो दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक
बी इज द आंसर, 2 मार्क्स दिसंबर 2024 में दिया। क्लियर टिल नाउ, एनी डाउट्स? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, डिस्काउंट रिसीव्ड shall be shown under dash in the statement of P&L। बोलो, अदर इनकम में होगा, यस और नो? अदर इनकम में होगा। क्लियर? इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ये कहां पे दिखेगा? इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, मैं एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूं। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड अदर इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय बैंकिंग कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड जनरली बोलने से वो अदर इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड अदर इनकम है। लेकिन मेरा बिजनेस ही किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना, डिविडेंड रिसीव करना, तब मेरा इनकम ये होगा डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम होने से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन केस ऑफ ए बैंकिंग कंपनी क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा, अदर इनकम नहीं होगा। अच्छे से देखना है। हाँ, नेक्स्ट, ये 2 मार्क्स जून 2024 का डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे दिखेगा? 2 मार्क्स। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, दिसंबर 2023 2 मार्क्स कितना है बोलो? क्या था सम पढ़ो? ट्रेड रिसीवेबल लाइकली टू बी सेटल्ड विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल पहला एसेट है, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल बोलने से करंट है, तो करंट एसेट होगा। क्लियर ना? आंसर ये। नेक्स्ट, जून 2023 में, ये तो 5th अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट, ये इसमें ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब देता है। ठीक है, इसमें क्या दिया बोलो? प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या होगा प्रोविजन का? प्रोविजन का एंट्री क्या है? P&L डेबिट टू प्रोविजन। तो P&L में डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट होने से एक्सपेंस ना, यस और नो? क्लियर? हाँ, P&L टू प्रोविजन, तो टू प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस है, वो बैलेंस शीट में जाएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। P&L डेबिट किया है तो इनडायरेक्टली एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, यस और नो? हाँ, नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग आर क्लासिफाइड एज, फिल इन द ब्लैंक है 1 मार्क का। स्टॉक इन ट्रेड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, तो जो स्टॉक बचा है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलता है। सर इसका ऑपोजिट क्या है? एसेट। समझ में आ रहा है? इसको एसेट ट्रीट करेगा या इन्वेंट्री ट्रीट करेगा, कैसे पता चलेगा? ये नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए ले रहा है कुछ गुड्स, तो वो इन्वेंट्री होगा। मैंने एग्जाम्पल बताया था, मेरा कंप्यूटर बिजनेस है, मैं कंप्यूटर ले रहा हूँ, दैट विल बिकम माई इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड, यस और नो? मेरा बिजनेस है ये कुछ बॉटल्स सेल का, तो मैं कंप्यूटर खरीदा, दैट विल बिकम माई एसेट। बॉटल्स खरीदा, दैट विल बिकम माई इन्वेंट्री। समझ में आ रहा है डिफरेंस? हाँ, लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलो। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, शेड्यूल 3 के हिसाब से while preparing the financial statements in case of a finance company, क्या कंपनी? फाइनेंस कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोरोवर्स विल बी शोन अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। गलती से अदर इनकम लिख देगा, चले जाएगा। क्यों? फाइनेंस कंपनी। एग्जाम में नॉन फाइनेंस कंपनी भी बोल सकता है, कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को। नॉन फाइनेंस मतलब नॉर्मल कंपनीज, तो नॉर्मल कंपनीज के लिए ये क्या होगा? अदर इनकम हो जाएगा। समझ गया? कंफ्यूज करने के लिए नॉन फाइनेंस बोलेगा तो नॉर्मल कंपनी बोल सकता है ना,
नहीं, कंफ्यूज करने के लिए नॉन फाइनेंस बोलेगा, तो इस केस में फाइनेंस है इसलिए। क्लियर? आप लोग को फॉर्मेट्स देख के आप लोग सॉल्व कर पा रहा है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसलिए मैं आई एम रीइटरेटिंग वंस अगेन, जो इसके बाद जो भी है हेडिंग्स के अंदर क्या क्या आएगा एक बार पढ़ लो। शेयर वारंट्स कहाँ पे आएगा वो याद रखना चाहिए, कौन सा हेड में आएगा याद रखना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकता है इस चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी इजी चैप्टर, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आर वेरी इजी चैप्टर्स, स्कोरिंग चैप्टर्स है, इससे क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटना है, ठीक है। तो इसलिए इसमें अगर कुछ ट्विस्ट करना है तो एमसीक्यूज में ही ट्विस्ट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी ट्विस्ट कर सकते हैं, एक नया पॉइंट दो नया पॉइंट देके, बट एमसीक्यूज में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा इसमें। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट्स टिल नाउ? I'll take pause. If you have any doubts you can ask. क्या CRR? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहाँ पे है वो? ये तो रिजर्व है ना, रिजर्व है ना, कैपिटल रिजर्व, CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। हमने ईसॉप में जो देखा वो रिजर्व्स ऑन सरप्लस में आएगा, देख लो। जो हमने टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया है ईसॉप के केस में, एक बार सम रिव्यू करने से याद आ रहा है कि नहीं, ईसॉप अकाउंट क्रेडिट किया है, टेम्पररी अकाउंट जब एक्चुअली अलॉट करेगा तब एक्चुअली इसको डेबिट कर देगा। इफ यू रिमेंबर ईसॉप का केस में वो बैलेंस अगर रह जाएगा ईयर एंड में वो रिजर्व्स ऑन सरप्लस में जा रहा है। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको हाईलाइट कर लो। ईसॉप अकाउंट कहाँ पे होगा? रिजर्व्स ऑन सरप्लस में होगा। ऐसा एक एग्जाम्पल है जो अभी शिक्षा ने बोल रहा है, सर ये अकाउंट रिजर्व्स ऑन सरप्लस में आएगा बोल के हमको पता ही नहीं है, तो इसलिए एक एक देखने से ऐसा जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको हाईलाइट करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सर प्रॉब्लम क्या था, मैं इधर नहीं दिखाता हूँ, मैं लाइबिलिटी साइड ही कहीं पे दिखा देता हूँ, मेरा बैलेंस शीट तो अल्टीमेटली टैली होगा, ठीक है, तेरा 14 मार्क्स मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एवैल्यूएशनर उतना डीप तक नहीं देखेगा, बैलेंस शीट टैली हो गया, मार्क्स दे सकता है। लेकिन मल्टीपल चॉइस में कैसे दोगे? मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दिया है, किसमें डालना है? ईसॉप कहाँ पे जाएगा? रिजर्व्स ऑन सरप्लस कुछ और दे दिया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जैसे कुछ दे दिया, कंफ्यूज हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में डाल देगा, गलत हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो ये तो शेड्यूल 3 में क्लियरली दिया है ये अकाउंट इधर जाएगा बोल के, तो ये एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा क्लियरली, ठीक है। एटलीस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर रीडिंग मतलब हाँ एटलीस्ट एक बार ऊपर से नीचे तक, दैट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर रीडिंग। एटलीस्ट पूरा बुक का एटलीस्ट एक बार न्यूज़पेपर रीडिंग देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी अनरीड होके एग्जाम में मत जाना, क्योंकि न्यूज़पेपर जैसा पढ़ता है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग सब पूछेगा ना, पूरा बताएगा न्यूज़पेपर में, ये पेज में ये है, ये पेज में ये है कि नहीं, क्योंकि कैजुअली पढ़ता है न्यूज़पेपर, कैजुअली पढ़ता है तो स्ट्रेस नहीं है माइंड में, तो थोड़ा याद रहेगा किसी केसेस में, इसलिए एटलीस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग करो, कुछ चीज़ याद रहेगा तो एग्जाम में एटलीस्ट आएगा तो लिख पाएगा। क्लियर? हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व, एसेट का जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा वो भी आएगा, रिजर्व्स ऑन सरप्लस में ही दिखाएगा, रिजर्व है ना वो, एसेट से रिड्यूस करके नहीं दिखा सकता है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एसेट से रिड्यूस करके दिखा सकता है, लेकिन रिजर्व से सरप्लस जो भी है, P&L बैलेंस जो भी है, सब इसमें ही आएगा, ठीक है। क्लियर? ये सब एक बार घर में जाके न्यूज़पेपर रीडिंग दे दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
हाँ, पार्टनरशिप का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, लाया था क्या बुक? बाद में देख लेंगे, क्लास के बाद वेट करो, कौन सा क्वेश्चन है दिखा दो, बोलता हूँ, ठीक है। हो गया अभी? एक छोटा सा सम करेंगे, बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है कुछ मल्टीपल चॉइस ज़्यादा दे रहा है। यस और नो, ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलस्ट्रेशन 2 में आ जाओ एक बार, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 दिख रहा है? पढ़ लो, अनन्या पढ़ो। हाँ, कुछ क्रेडिटर बैलेंस है, उसको करंट में ट्रीट करना है या नॉन करंट में ट्रीट करना है, उसको कंफ्यूजन आ रहा है। तो यू आर द अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो आपके पास आया था, अभी बोलना पड़ेगा उन लोग को, यस और नो, ठीक है। तो प्लेन रीडिंग से क्या लग रहा है? 12 मंथ्स होने से नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इसके अंदर होने से मतलब लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स, यस और नो, हाँ, वो करंट लायबिलिटी होगा। विच इज पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स नॉन करंट होगा, यस और नो, हाँ पढ़ो। ठीक है, वो जो अमाउंट दिया था ड्यू फ्रॉम दिया, टू बी सेटल्ड ऑन दिया, यस और नो। ड्यू फ्रॉम इसका मतलब है कब से लायबिलिटी शुरू हुआ है, टू बी सेटल्ड ऑन ड्यू डेट है, बेसिकली इसके पहले पेमेंट करना, यस और नो। तो इसका गैप देखना है कि नहीं देखना है, करंट या नॉन करंट डिसाइड करने के लिए देखना है, यस और नो। फर्स्ट केस में गैप कितना था बोलो? कितना है? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक 1 साल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यस और नो। तो अप्रैल है, मई में 18 डेज है, तो कितना महीना है? 12, 13, 13 प्लस 18 डेज, 13 मंथ 18 डेज है, यस और नो। करंट या नॉन करंट है? हाँ, अभी डिसाइड नहीं होना है, नीचे एक लाइन है देखो, हाँ, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी। सर क्यों 12 मंथ्स आपने बोला है? अरे कुछ कंपनीज में 15 मंथ्स लग सकता है ऑपरेटिंग साइकिल, 15 मंथ्स किसी कंपनीज में हो सकता है साइकिल में, मतलब रिवॉल्व होके कैश में कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा अच्छे से। 15 मंथ्स बोला है, अभी ये केस करंट या नॉन करंट होगा? फर्स्ट केस हाँ करंट होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ अमाउंट छोड़ दो, अमाउंट से हमको मतलब नहीं है अभी, करंट या नॉन करंट देखनी है, स्टार्टिंग से एंडिंग देखना है। तो 1 जून से 31 मई तक कितना है? 1 साल। 31 मई 2021 तक 1 साल है, यस और नो। ये तो 3 साल हो गया, 2 साल हो गया ये, तो 2 साल हो गया तो 15 मंथ्स क्रॉस हो गया ना, यस और नो, हाँ। बेसिकली ड्यू फ्रॉम इधर से 15 मंथ्स देख लो, 1 जून से 15 मंथ्स ऐड करो, यस और नो। फर्स्ट केस में देखो 1 अप्रैल 2020 15 मंथ्स ऐड करो, 31 मार्च में 1 साल होगा, और 3 महीना ऐड करना है, 30 जून होगा। 30 जून के बाद है या पहले है देखना है, तो पहले है, तो पहले होने से करंट लायबिलिटी, यस और नो। मैं क्या बोल रहा हूं, ड्यू फ्रॉम क्या था? ड्यू फ्रॉम डेट है ना 1 अप्रैल ना, 1 अप्रैल 2020 ना, 2022 दिया है क्या आपका बुक्स में? ठीक है, फर्स्ट का कर रहा हूँ, फर्स्ट का दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट का 1 अप्रैल ना, 1 अप्रैल 2022,
हाँ, इसको 15 मंथ्स ऐड करो, कितना होगा? 31 मार्च तक 1 साल है, उसके बाद 3 महीने ऐड करने से 30 जून होगा। 30 जून 2022 है ये 3 होगा, है कि नहीं? 2023 है, तो ये जो पेएबल है वो मई में है, तो इसके आगे है इसके बाद है? आगे होने से करंट होगा, उसके बाद होने से नॉन करंट होगा। सिंपली ऐसा कर लो, सिंपली आ जाएगा। अभी इस केस में 1 जून है, सेकंड केस क्या था? 1 जून 2022 ना? हाँ, इसको 15 मंथ्स ऐड करो, 31 मई तक 1 साल है, ऐसा ना? जून जुलाई अगस्त एंड में होगा, ऐसा ना? अगस्त एंड होने से 30 अगस्त 2020 1 जून है, फिर अगस्त, फिर जून 2023 है, अगस्त 2023 है, ठीक है? ये अभी जो सेटल करना है ये अगस्त, ये कब है डेट? सितंबर, तो ये इसके पहले है इसके आगे है? 24 है क्या? 24 है तो इसको डेफिनेटली आ गया है, नॉन करंट होगा। ऐसा हर एक चीज देख लो, करंट नॉन करंट डिसाइड करो। समझ में आ रहा है? तो इससे पता होना चाहिए करंट ऑपरेटिंग साइकिल नीड नॉट नेसेसरली बी 12 मंथ्स, किसी किसी कंपनीज में मोर देन 12 मंथ्स भी होगा, ठीक है? क्या अनन्या, कुछ डाउट है क्या? मैं एक्सप्लेन करूं? किसका? नंबर 4 क्या था डेट? 1 जनवरी 2023 है क्या? हाँ, 15 मंथ्स ऐड करो, 31 दिसंबर 2023 में 1 साल होगा, ऐसा ना? 3 मंथ्स और ऐड करो, 31 मार्च होगा, 31 मार्च 2024 होगा। तो इसके बाद है कि इसके पहले है? बाद है तो नॉन करंट होगा, ठीक है? आपको 15 मंथ्स कंफ्यूजिंग होने से 1 साल ले लो पहले, 1 साल हो के उधर से 3 मंथ ऐड करो, ठीक है ना? टेक योर टाइम, लेकिन समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, फास्ट में गलती नहीं करना है, ठीक है? एग्जाम में प्रोडक्टिव आंसर्स देने से फायदा होगा ज्यादा, फास्ट करके सब आंसर्स गलती करेगा तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। सर नो सर, मैंने 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट करके आया था, लेकिन फास्ट किया था, कैलकुलेशंस गलती कर दिया, सभी आंसर्स रॉन्ग हो गया, वेस्ट है। ऐसा स्टेप में तो मिलेगा, वो समझ गया, स्टेप वाइज तो मिलेगा, स्टेप वाइज हर एक स्टेप में कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो हो सकता है ना? फास्ट कर रहा है, 2 के जगह में 3 टाइप कर रहा है, कुछ टाइप कर रहा है, कुछ बहुत नर्वस हो गया एग्जाम सेंटर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसफुल माइंड से आराम से आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, सभी के से सॉल्व करो, कुछ डाउट होने से बोलो। करंट नॉन करंट में इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना पूरा? 5 अटेम्प्ट में 5 क्वेश्चन है, ठीक है? 5 घंटा चाहिए मुझे मिनिमम, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? 5 अटेम्प्ट्स का मैंने दे दिया ना, वो एक सम कर लेंगे, ठीक है ना? एज इट इज कैसे करना है, कैसे सोचना है, एंट्री क्या आएगा, एडजस्टमेंट्स होने से एंट्री आएगा ना, एडजस्टमेंट होने से क्या एंट्री होगा? एडजस्टमेंट में अगर दिया है तो ड्यूअल डबल एंट्री होगा ना, डबल का इफेक्ट देना पड़ेगा 2 अकाउंट्स में। ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में होने से ऑलरेडी कंसिडर्ड है ना 2, तो इसलिए सिंगल इम्पैक्ट देने से होगा, ये पता है ना? तो एडजस्टमेंट्स भी देगा आपका एग्जाम में, तो एडजस्टमेंट्स को कैसे करना है, एंट्री क्या होगा, हम एक एक डिस्कस करके जाएंगे, ठीक है? एनी अदर डाउट्स? इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स बिफोर आई लीव फॉर टुडे?
मैंने आज सोचा एटलीस्ट 2 सम करेंगे, 2 घंटा हो ही गया है। नहीं कोई, क्यों नहीं आ रहा है? क्या करेंगे? एक्शन करेंगे? ठीक है, 2 घंटा हो गया ना, ठीक है छोड़ देता हूँ। ठीक है, कुछ डाउट्स आने से बोल दो। फ्रेश माइंड से करेंगे कल, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैं छोड़ दे रहा हूँ। हाँ फ्रेश माइंड से करेंगे, और सम्स को कुछ डाउट्स नहीं है ना? ओके देन, थैंक यू। एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।